तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। हम वापस से आ गए बी फार्मा का आपका तीसरा वीडियो लेके। 2 वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है, ये पहले यूनिट का लास्ट वीडियो होगा। तो आइए बढ़ते हैं आपके वीडियो की तरफ और हमें उतना ही प्यार देते रहिए जितना प्यार आप अभी तक दे रहे हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक, और ये आपका पहला वीडियो था सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जिसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं और कहाँ पे हमें पढ़ना है आखिर। तो बच्चों, लास्ट टाइम आपको हिल्डेब्रांड पैरामीटर सॉल्युबिलिटी पैरामीटर दिखाया गया था और हम बताए थे कि हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो इस बार हम फॉर्मूला छाप के लेके आए हैं आपके लिए। तो एक बार इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पैरामीटर हिल्डेब्रांड पैरामीटर लिखा है, ये फॉर्मूला है HSP, मतलब हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज इक्वल टू रूट सी रो, जहां पे इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू रूट सी इक्वल टू रूट एच, जहां पे एच हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो यहां पे आपको दिख रहा है, माइनस RT बाई VM। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का। सॉरी, और हाँ, ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला था जो हमने वहां पे लिख दिया है। इसको फिर से यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। HSP दिया हुआ है, इसकी जगह से लिखना स्टार्ट करते हैं। रूट सी इज इक्वल टू रूट सी इंटू रो इज इक्वल टू रूट एच माइनस RT बाई VM। इन सब की वैल्यू आपको दी हुई है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में भी हम रियली सॉरी बच्चों, थोड़ा सा फोन यूज करने भी नहीं आता है हमको, तो माफी दीजिएगा। ये भी हम पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे हम। अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। आई थिंक राउल्ट्स लॉ आपको नहीं बताया गया था, तो राउल्ट्स लॉ से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इसके बारे में आपको बता चुके थे। राउल्ट्स लॉ भी आई थिंक आपको हम बता चुके थे। आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बताना था, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का भी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि यहाँ लिखा है C1 बाई C2 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू KD। ये फॉर्मूला है जहाँ पे C1 एक्वस के लिए है और C2 ऑर्गेनिक के लिए है, इज इक्वल टू KD। हाँ, तो यहां से स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बच्चों पहले ये बात करता है, कहता क्या है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अब इसकी सिंपल सी बात करते हैं, ये कहना क्या चाहता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 इमिसिबल लिक्विड है, ऑयल और वाटर। ये मान लेते हैं वाटर है और कोई सुंदर सा कलर खोजते हैं, और ये मान लेते हैं हमारा ऑयल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो सॉल्यूट हमारा होगा, जो भी हम इसमें मिक्स करेंगे, वो 2 इमिसिबल लिक्विड फेज के बीच में, देखिए लिखा है ना, बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड फेजेस, इमिसिबल लिक्विड फेजेस के बीच में, ये वाली एरिया में कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से ये फैला होगा, इसको कहते हैं। मान लेते हैं हमने ऑयल और वाटर को मिक्स किया, वो दोनों इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, उनके बीच हमने चीनी डाल दी या नमक डाल दिया, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर से किस तरीके से उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ। अगर इसकी बात करें, इसके डेरिवेशन की, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कहता है कि अगर एक सब्सटेंस को हम 2 इमिसिबल सॉल्वेंट, जिसको 1 मान रहे हैं और 2 मान रहे हैं, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करें, और C1 और C2 इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इनका इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C1 बाई C2
इज इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट या केडी। और के और केडी क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पर बात करते हैं कि अगर सॉल्वेंट 1 ऑर्गेनिक है और सॉल्वेंट 2 एक्वस है, एक्वस मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक C1/C2 ऑर्गेनिक बाई एक्वस इज इक्वल टू केडी हो जाएगा। पर अगर हम चेंज कर देते हैं, सॉल्वेंट 1 एक्वस कर दें और सॉल्वेंट 2 ऑर्गेनिक कर दें, तब भी हमारा C1/C2 केडी के बराबर हो जाएगा। पर अब इसका लिमिटेशन क्या है? जरूरी थोड़ी कि हर जगह एप्लीकेबल, तो इसका लिमिटेशन क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरी बात डाइल्यूट सोल्यूशन की है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों केसेस में हमारे लिए एक्वस लेयर होना जरूरी है। और तीसरी जो बात है, जो दो लिक्विड हैं वो म्यूचुअली इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल होने चाहिए। ये आपको दिखाया गया था स्पेरिंगली सॉल्युबल, इतने पार्ट्स इनके जब सॉल्युबल होंगे, या म्यूचुअली इनसॉल्युबल होना चाहिए, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल या ये। तो ये तीनों ही खाली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन्हीं तीन पे अप्लाई होता है। अब इनका एप्लीकेशन क्या क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है बच्चों। क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होता है जहां पे मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, मतलब अगर कोई हम दवाई खा रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत देर में रिलीज हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल, ये तो देखिए इसका लिमिटेशन भी था कि इन्हीं के बारे में सिर्फ बात होगी। प्रिजर्वेटिव एक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, कितनी देर तक उसमें रख सकते हैं ताकि दवाई खराब ना हो, मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, मतलब कि आपके इस वाले प्रोसेस को समझने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है कि अगर हमको इसको इसमें डालना है तो फिर कैसे होगा और कहां से होगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन में कितनी तेजी से सॉल्ट टूटेगा उसकी भी ये बात करता है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं, अगला टॉपिक आपका ये है जिससे लॉन्ग आंसर भी आपके आने के चांस होते हैं। जैसा कि आपको सिंपल पता है, हर चीज की सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज को गर्म करते हैं, या तो वो सॉल्युबल ज्यादा होने लगता है या तो वो कम होने लगता है। आपको स्टार्टिंग में सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बच्चों बताया गया था, उसी के बेसिस पे ये है। तो ये क्या रहा है कि अधिकतर सॉलिड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। लिखा भी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सॉलिड्स इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। पर उनके बारे में ये ध्यान दीजिएगा, ये उनके बारे में बात कर रहा है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के कारण होते हैं। अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ सॉल्युबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व करेगा तो उनका टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। पर अगर कोई ऐसा है जो डिसॉल्व करने के लिए हीट रिलीज कर रहा है तो जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये बात आपको याद रखनी कि अगर एब्जॉर्ब हीट कर रहा है तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पर अगर वो डिसॉल्व करने के लिए हीट रिलीज कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी घटेगी। दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको यहां से भी समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसमें फिट होने लायक नहीं है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आखिर कैसा है। देखिए बता भी रहा है, क्या बता रहा है कि स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कैन रिजल्ट इन द चेंज इन सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी बात आपको उस दिन दिखाई भी गई थी, सॉरी, कि ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, टूट गया मेरा माइक, और स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब ये सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। तो जैसे ही ऐसा होगा सॉल्युबिलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। एक सेकंड बच्चों, इसको उठा लिया जाए। पार्टिकल साइज भी एग्जैक्ट सेम चीज है। पार्टिकल साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया लार्ज होगा, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। वापस से यही वाला स्ट्रक्चर है, इसके सरफेस एरिया की बात हो रही है। बार बार आपको ये खोल के दिखाना पड़ रहा है, आप सोच रहे होंगे सर एक ही बात बार बार बोल रहा है, क्योंकि कुछ नए की बात हो ही नहीं रही है बच्चों। ये पर इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एज को सॉल्वेंट।
एक सिंपल सी बात समझिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट 12th में, या अगर नहीं पढ़ा है तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग के घर छोटे बच्चे होंगे, तो छोटे बच्चे को उसकी मम्मी दूध पिला रही हैं, तो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और एक एक्स्ट्रा आप बैठे हैं तो आप को सॉल्वेंट की तरह ऐड करते हैं। कैसे? मम्मी कहती है पी लो, नहीं तो भैया को पिला देंगे, और क्योंकि भैया वहां पे खड़ा है पीने के लिए, उसके कारण वो जो सॉल्वेंट है, वो जो सॉल्वेंट है बच्चा छोटा सा, वो दूध तेजी से पीने लगता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है को सॉल्वेंट के होने के कारण, जो को सॉल्वेंट आप हैं। ये तभी यूज करते हैं जब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, नोट्स हम आपको बता रहे थे, मिल ही जाएगा। अगला है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, कह रहा है एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सरफेस टेंशन आल्सो डिक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा सब्सटेंस जो सर्फेक्टेंट का काम करे, सर्फेक्टेंट का काम करे मतलब डिसॉल्व करने का काम करे। जैसे कि देखिए, कई बार अगर आपके हाथ में चूड़ी फंस जाती है, आपके उंगली में अंगूठी फंस जाती है, तो आप क्या करते हैं? नॉर्मली नहीं निकलती है, तो आप उसमें साबुन लगा देते हैं या डिटर्जेंट कोई लगा देते हैं या तेल लगा लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है? वो आराम से निकल जाता है। वैसे चीज़ों को सर्फेक्टेंट कहते हैं, जो चीज़ों को अंदर डालने में हेल्प करे। और अगला आता है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच देखिए बच्चों, कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, ड्रग्स सस्ते नशे की बात नहीं हो रही है, या तो वो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा नेचर में। तो अगर वो लेस सॉल्युबल होंगे वाटर में, तो उनका सॉल्ट सॉल्युबल होगा वाटर में, तो सॉल्ट बनाने से हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए सबके एग्जांपल दिए हैं बच्चों, देखिएगा जरूर। अब आता है आपका डिफ्यूजन प्रिंसिपल। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको इग्नोर करिए और इसको सी करिए। डिफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल, ये भी गलत हो गया है। सिस्टम, जो एलविश यादव वाला सिस्टम है, वो सिस्टम की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेशन। जैसे कि पानी में आपने नील मिला दिया, और नील जहां पे डाला गया है वहां पे वो सबसे ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन, और फिर धीरे धीरे वो पूरे पानी में घुल जाता है, और इसी चीज को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन प्रिंसिपल 4 डिफरेंट मेथड से दिखाया जाता है। चारों का डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहला है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है विदाउट यूजिंग एनर्जी। क्या होता है? विदाउट यूजिंग एनर्जी। जब एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा और किसी सॉल्वेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा, जैसे नील का एग्जांपल आपको दिया गया, तो उसे कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। इसके बाद आता है पोर ट्रांसपोर्ट। ये देखिए पोर ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहा है। पोर क्या होता है कि जो लेयर होता है, बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है सरफेस पे, उसमें एक ओपनिंग होती है, और उसी ओपनिंग से हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए पोर ट्रांसपोर्ट का आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके घर में एक पतली सी पाइप लगा दी है, पूरा छत बंद है और छत के बीच में से एक पाइप जा रही है जो नीचे पानी ले जाएगी, तो पाइप जो है वही पोर का काम करती है। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, देखिए आयन पेयर ट्रांसपोर्ट को ये दिखा रहा है, नंबरिंग कर देते हैं। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि दो लोग को हम ग्रुप कर देते हैं, और एक आयन जाएगा तो अपने साथ दूसरा लेके चला जाएगा। ये देखिए डोनर है और ये एक्सेप्टर है। यहाँ से देखिए 2 आयन जा रहे हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस यहाँ से साथ में जाएंगे, कभी भी अकेले होके नहीं जाएंगे, तो इनको पेयरिंग कर दी गई। और लास्ट है कैरियर मीडिएटेड मेथड। तो कैरियर मीडिएटेड मेथड इज बेसिकली जोमैटो। हमें जोमैटो से कोई पार्टनरशिप नहीं मिली है तो स्विगी का भी नाम लिख देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा अगर गलती से हम फेमस हो गए तो इसमें क्या होता है, कैरियर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ड्रग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। देखिए ये 3 टाइप का होता है। यूनिपोर्ट, जब बाहर से सिर्फ अंदर आएगा मतलब एक डायरेक्शन। सिंपोर्ट मतलब 2 लोग बाहर से अंदर आएंगे एक साथ। एंटीपोर्ट का मतलब एक अंदर जाएगा तो एक बाहर आएगा। अब देखिए इसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला है पोर ट्रांसपोर्ट। इसको क्या भी कहते हैं? कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही आंसर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट
और ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब जो कुछ को अलाउ करे और कुछ को अलाउ ना करे। अगला आता है आयन पेयर। ये किसके बारे में बात करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स लाइक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ये सब आपके आंसर है बच्चों, इंपॉर्टेंट आंसर। एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच आयनाइज अंडर ऑल पीएच कंडीशन। क्वाटरनरी अमोनियम मतलब NH4Cl, ये अमोनियम सॉल्ट है क्वाटरनरी, और ये ब्रेक किस में करेगा? NH4 प्लस में और Cl माइनस में। तो आयन पेयर बना और इसी को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अगली बार क्या कह रहा है? दे फॉर्म रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस विद एंडोजेनस आयंस ऑफ द GIT लाइक म्यूसिन। देखिए ये जो कंपाउंड बन रहा है इसी की बात हो रही थी। और ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड्स रिक्वायर करता है लिपोफिलिसिटी एज एक्वस सॉल्युबिलिटी। ये कैरियर देखिए, कैरियर कहता है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कुछ पोलर सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, फिलिक का मतलब बच्चों लवर होता है। आप लोग इधर उधर फिलिक लिख के मत दीजिएगा कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं फिलिक लिखेंगे भैया। और इस मैकेनिज्म में एक कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन एज अ कैरियर इन्वॉल्व होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सॉरी क्या था? कैरियर मीडिएटेड। देखिए कैरियर दिख रहा है, एक ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये कैरियर है। तो बिना कैरियर के ये वाला काम नहीं चलने वाला है। एक कैरियर आप लोग भी बना रहे हो उतना दूर पहुंच के, और ये कैरियर जो है वो सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर्स करता है। यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगला आता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन बताता है इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में जितने अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी। ये इसको देखते हैं थोड़ा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। तो देखिए ये सॉल्वेंट के साथ जितने अच्छे से इंटरैक्शन करेंगे उतने अच्छे से डिसॉल्व हो गया, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। पर अगर वही हमारा सॉल्वेंट सेम है पर सॉल्यूट उसके साथ सॉल्युबलाइज नहीं कर पा रहा, इंटरैक्शन नहीं कर पाया, देखिए ये वाली चाबी अंदर जा रही है पर इससे कुछ काम नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। इसका रीजन क्या है? सिमिलर रीजन है बच्चों की आपस में इंटरैक्शन सही से नहीं हो पा रहा है। अगर इंटरैक्शन सही से नहीं होगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेशन कहते हैं। बाकी आप देखिए स्ट्रेंथ और नेचर ऑफ इंटरैक्शन कई सारी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जैसे स्टेबिलिटी क्या होगा, कलर क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा। क्योंकि अगर सही से डिसॉल्व नहीं होगा तो जल्दी निकल जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। कलर उसका क्या होगा? रिएक्ट कैसे करेगा। इंटरैक्शन, जब इंटरैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच तो कई सारे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स बच्चों वीकेस्ट फोर्स होता है, ये बात याद रखिएगा, वीकेस्ट फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसका रीजन होता है पोलैरिटी। ये सब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। और आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ये काइनेटिक प्रोसेस है जिसका रेट इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज है एसोसिएशन। अभी आपको ताला बंद करके दिखा रहे थे, उसी को एसोसिएशन कहते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन, सॉरी ये केमिकल रिएक्शन है जहां आयंस अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज के एक साथ आएंगे। देखिए यहां चेंज लिखा है, इसको बदल के चार्ज कर लीजिए। चार्ज एक साथ आएंगे सॉल्यूशन में एक नई एंटिटी बनाने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे सोडियम एक है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज बच्चों? प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज है। अब इनके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये कंपाउंड बना देंगे NaCl। ठीक है। आयन पेयर, या तो देखिए दो पार्ट में होते हैं, या तो आयन पेयर होंगे जैसे NaCl दिख रहा है, या आयन ट्रिपलेट्स होंगे मतलब 3 लोग होंगे जैसे कि BeCl2 की हम बात कर लें। तो यहाँ पे आपका पहला यूनिट खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे ऑर्गेनिक पे, और इसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।